हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। और आज जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आई नो एक दिन लेट हो गया, बट डेट थी 18 जून 1983। और वर्ल्ड कप का टाइम था। कपिल देव कैप्टन थे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था एंड हमारा जो ग्रुप स्टेज का सेकेंड लास्ट मैच था। और अगर हम जिम्बाब्वे को हरा देते तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ऑलमोस्ट अ फॉर्मेलिटी हो जाता और हम पे प्रेशर नहीं होता, वो मैच जीतने का। और काफी खराब स्टार्ट थी। 9 रन पे 4 विकेट चली गई थी। सो हमारे दोनों ओपनर श्रीकांत, गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल चारों पवेलियन की तरफ पहुंच गए थे। एंड देन केम इन कपिल देव, हु इज आर्ग्यूबली द बेस्ट ऑलराउंडर द गेम हैज एवर सीन। और देखिए, वो टाइम तक कोई भी बैट्समैन ने अपनी लाइफ में सेंचुरी नहीं बनाया था, इंडियन बैट्समैन, ओडीआईज में। सो वी डिडंट नो कि सेंचुरी भी बनाई जा सकती है बाय एन इंडियन बैट्समैन। और 175 तो बना ही नहीं था। और उन्होंने वो सिचुएशन से जब 17 फॉर 5 हो गया था, सो देयर वाज अ टाइम जब 17 फॉर 5 था एंड वी एंडेड एट 266 फॉर 8 आई थिंक। और उसमें से 175 रन बनाए थे कपिल देव ने, 16 बाउंड्रीज, 6 सिक्सेस। मतलब आज की डेट में भी अगर कोई ये अचीव कर ले तो बहुत ही फिनोमिनल माना जाएगा। आज की डेट में तो इतने बड़े स्कोर ज्यादातर ओपनर्स ही बनाते हैं, नंबर 3 का बैट्समैन बनाता है। बट व्हाट ही डिड बैक देन वाज अमेजिंग। एंड इसलिए आज का जो एपिसोड है, इट्स डेडिकेटेड टू दैट ग्रेट नॉक। एंड इट्स प्रॉब्ली अ सीरीज जो हम करने वाले, वेयर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द ग्रेटेस्ट इनिंग्स प्लेड बाय मोस्टली इंडियन बैट्समैन। हो सकता है एक आधा केस हम ऐसा भी ले जाते हम इंटरनेशनल बैट्समैन को इंक्लूड करें, बट बेसिकली दीज आर इनिंग्स जो जनरेशनल होती है, मतलब आगे वाली जनरेशन याद रखती है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी याद रखेगी। इट वाज द फर्स्ट सेंचुरी, द हाईएस्ट स्कोर बैक देन एंड इन द वर्ल्ड कप इन अ वेरी क्रूशियल गेम। और इसकी सबसे सैड पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये है कि ये मैच रिकॉर्ड नहीं होगा। अब उसकी भी काफी कंस्पिरेसी थियोरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि बीबीसी की स्ट्राइक थी, बट कुछ लोग कहते हैं वही दिन पे दूसरा मैच था इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का जो रिकॉर्ड हुआ था। तो काफी कंफ्यूजिंग है, हमें पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ। बट एक चीज पता है कि द वर्ल्ड मिस्ड आउट ऑन वॉचिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड। सो पुनीत, ऑब्वियसली हम जनरली तो इतने पुराने प्लेयर्स की बात करते नहीं है बिकॉज हमने शायद वो मैचेस लाइव देखे नहीं है। बट दिस वन इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ये मैच किसी ने लाइव नहीं देखा है, अपार्ट फ्रॉम द फ्यू पीपल, फ्यू थाउजेंड, 1-1.5 हजार लोग थे जो स्टेडियम में थे, उनके अलावा किसी ने भी नहीं देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि ये क्या सिग्निफिकेंस है इस इनिंग का। और आपको लगता है कि व्हाट इज द रीजन कि आज भी ये इनिंग्स याद की जाती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चलो ज्यादा लोग को तो ये भी नहीं पता कि इट्स द फर्स्ट 100 स्कोर्ड बाय एन इंडियन इन एन ओडीआई, बट व्हाई इज इट रिमेंबर्ड फॉर सो लॉन्ग, ऐसा क्या है ये इनिंग्स में जो बाकी जगहों, बाकी लोगों को आज तक इंट्रीग करते हैं, जिन्होंने कभी उनको खेलते हुए नहीं देखा उन्हें भी। आई थिंक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने राइटली कही शुरू होने के वक्त की, कोई इनिंग होती है जो पूरा फेस ऑफ क्रिकेट बदल देती है फॉर द टीम। इनफैक्ट कपिल देव, सुनील गावस्कर, बार सुनील गावस्कर ने खुद ये एडमिट किया है कि फॉर हिम दिस इज द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग इनिंग ही हैज एवर सीन बाय एन इंडियन। एंड लाइक उनका करियर अपार्ट फ्रॉम हिज प्लेइंग डेज, इवन कमेंट्री डेज इतना बड़ा रहा है, एंड फॉर हिम टू कम आउट एंड से दिस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस जो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी मानी गई है इज बिकॉज नॉट ओनली द फैक्ट दैट the situation that the team was in, 9 for 4, 17 for 5, make or break match, थोड़े वक्त तक. So I was just going through a few excerpts from a few interviews and stuff, तो जिसमें रॉजर भी नहीं कहते, जो उनके फर्स्ट पार्टनर थे एट 17 for 5, वो कहते हैं कि जब वो फील्ड पर आए तब कपिल देव ने उनको कहा कि यार देख, हमको 50 ओवर तक आराम से खेलना है, सिंगल और टूज निकालने हैं. And coincidentally, out of the 16 fours and 6 sixes that he's hit, the first 6 he hit was after the 50th over. तब 60 overs के मैच हुआ करते थे, तो 50th over के बाद उन्होंने first 6 मारा था, which was very unlike him. So this is a kind of inning. It's like, or there is another extremely intriguing or unbelievable stat that number 4 के नीचे आने वाला के प्लेयर का अभी तक का ये हाईएस्ट स्कोर है.
and I think he came at number 7 that day, number 6, number 7. So if that is the kind of stature of the innings and the way it sort of changed the entire complexion of the team. So कहा जाता है कि इंडियन टीम जब पहले गई थी वर्ल्ड कप में तो एक हैप्पी गो लकी बंच थी, जिनको लग रहा था कि जस्ट जाएंगे इंग्लैंड, थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, जितना हमको पैसे मिले. आई थिंक समवेयर जॉय भट्टाचार्य या किसी ने तो उनकी सैलरी स्लिप या कुछ भी डाली थी, जो बहुत बैरली कुछ 2-2 हजार रुपए की स्लिप है उनकी, जो उनको पर मैच मिलती है. तो दे फेल्ट कि इंग्लैंड का टूर जैसा हो गया ये, और हम जाएंगे आराम से खेलेंगे, और जीतना तो है नहीं. इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो इंडिया इंडिया जिम्बाब्वे का मैच नहीं दिखाया जाता. तो स्ट्राइक थी, पार्शियल स्ट्राइक थी. दिस इज द न्यूज व्हिच हैज कम आउट अगेन. काफी थियरीज हैं इसके ऊपर. 4 मैचेस थे उस दिन, और 2 मैचेस नहीं दिखाए जा रहे थे. एक कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था और एक इंग्लैंड का था जो दिखाया जा रहा था, और इंडिया एंड जिम्बाब्वे एंड आई थिंक श्रीलंका का एक मैच था जो नहीं दिखाया जा रहा था. तो जब टनब्रिज वेल्स पे ये हुआ तब तो ऑर्गेनाइजर जब 17 फॉर 5 हुआ, उन्होंने 3 बजे अपना दिन खत्म करने का प्लान बना लिया था, बिकॉज दे न्यू कि इंडिया वुड नॉट प्ले और देयर वुड बी नो चांस फॉर इंडिया टू मेक एनीथिंग बियॉन्ड दिस. बट देन दिस गाय केम इन, आई आराम से खेला 50 ओवर के बाद शॉट मारे. 16 फोर्स एंड 6 सिक्सेस इज मैसिव यार. आई मीन एंड 126 का तकरीबन का स्ट्राइक रेट है उनका. एंड और अच्छी पार्टनरशिप्स करी है, राइट, लाइक फ्रॉम रॉजर बिनी, मदन लाल एंड सैयद किरमानी, जो आई थिंक नंबर 9 नंबर 10 पे आए थे तभी, और इनको पूरा लेके गया. 266 रन्स आई थिंक हमने बनाए, और जिम्बाब्वे ने भी 235 बनाए. तब आई थिंक डंकन फ्लेचर वाली जिम्बाब्वे की टीम है जो तभी के जमाने में काफी डिसेंट खेला करती थी. It was considered to be a decent team compared to India. तो वैसे ही कहा जाता है कि 83 का वर्ल्ड कप was the reason that cricket became such a big sport, like the likes of Tendulkar and Kohli's, not Kohli as such, but the likes of Tendulkar's and the generation with Tendulkar, like Dravid, Lakshman, Ganguly, ये generation ये वर्ल्ड कप देख के बड़ी, और ये हमारे हीरोज हैं. और तो इसलिए ये हुआ. I am 100% sure कि ये innings उनके लिए इतनी इंस्पिरेशनल होगी. इनफैक्ट अगेन रॉजर बिनी और मदन लाल कहते हैं कि दिस वाज द इनिंग वेयर दे स्टार्टेड फीलिंग कि यार देखो हम कुछ तो कर सकते हैं इसमें, वेदर वी विन द टूर्नामेंट और नॉट स्टिल सेकेंडरी. बट वो होता है ना, आप इतने आपकी लाइफ हो गई, या आप फुटबॉल खेलो या कितने भी आप, एक स्टेज होता है जब आपको लगने लगता है कि हाँ अब क्लिक होगा, अब देयर इज अ चांस, जब हम वी शुड ट्राई, वी शुड डू समथिंग. एंड दिस वाज द इनिंग्स जब आपके सब बैट्समैन आउट हो गए और कोई नीचे वाला आके कैप्टन इतना अच्छा खेलता है. तो आई थिंक दिस इज द सिग्निफिकेंस. इट इज स्टिल रिगार्डेड एज द इनिंग व्हिच चेंज्ड द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो और वो इसलिए ही इतनी बड़ी मानी जाती है. एंड लाइक यू सेड, आर्गुएबली द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. नॉट आर्गुएबली, आई थिंक और कोई है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, एट दैट स्टेजर. तो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा था, इंडिया के तो हाँ, कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ये लेवल की बॉलिंग, मतलब वी टेंड टू फॉरगेट कि वो टाइम पे वो वर्ल्ड में हाईएस्ट विकेट टेकर थे इन टेस्ट. तो वो दैट इज अनदर फेदर इन हिज कैप. उसकी तो आज हम बात कर ही नहीं रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नॉक. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ही ब्रॉट अप दैट 100 ऑफ ओनली 72 बॉल्स. आपने बोला कि 50 ओवर से पहले उन्होंने एक भी 6 नहीं मारा था. 6 नहीं मारा, इमेजिन. उन्होंने 72 बॉल्स में अपना सेंचुरी स्कोर कर लिया. तो आप सोच सकते हैं. एंड उसमें से शुरुआत के कुछ बॉल्स तो जैसे सुनील गावस्कर ने भी बोला है कि शुरुआत में तो काफी वो इनिशियल फेज में बीट भी हो रहे थे, और उन्होंने वो सीमिंग कंडीशन को अच्छे से वो किया, बिकॉज इट वाज अ ग्रीन टॉप फील्ड. टनब्रिज वेल्स में इट वाज एन एब्सोल्यूट ग्रीन पिच, एंड ऐसा नहीं था कि इट वाज वेरी इजी फॉर इट वाज इजी बैटिंग कंडीशन. बट कपिल देव ने भी बोला था कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया और थोड़ी लंबी पारी जाते गई, तो ही आल्सो बिकेम कंफर्टेबल. तब कंडीशंस जब मोमेंटम होता है, वो कहते हैं कंडीशंस भी आसान लगती है, सब आसान लगता है. और कहते ही डिडंट इवन रियलाइज जब वो गए कि उन्होंने 175 रन बनाए थे. उनको पता था शायद 150 क्रॉस हो गया है, बट वो टाइम पे ये सारे स्टैट्स, स्कोरबोर्ड और वो इतने सोफिस्टिकेटेड तो थे नहीं कि सबको पता चले. बट ही सेड दैट उनको पता चला 175, बट उनके दिमाग में ये था कि टीम को आगे लेके जाना है. एंड उन्होंने सोचा था इट्स गोइंग टू बी इजी पिकिंग्स, बिकॉज उसमें वही ग्रुप स्टेज में वो वेस्ट इंडीज को एक बार ऑलरेडी हरा चुके थे.
तो कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा बोलना गलत होगा कि सिर्फ ये ही गेम ने कॉन्फिडेंस दिया, बट जिस सिचुएशन वो से बात तो है। डर के वो लोग वापस आए, वो उसके बाद उनको लगा कि अभी कोई नहीं हरा सकता, अभी ये वर्ल्ड कप हमारा हाँ। है, ये मैच शुड हैव बीन वन। एंड एक स्पेशल मेंशन जाना चाहिए टू द लाइक्स ऑफ रॉजर बिनी, मदन लाल एंड किरमानी। सही किरमानी, हाँ, स्पेशली 126 रन पार्टनरशिप यार, दैट इज अ मैसिव। किरमानी वाज लाइक नॉट इवन अ प्रॉपर बैट्समैन, वो टाइम पे विकेट कीपर या का वो, देयर वाज नेवर अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। एंड इवन 60 रन पार्टनरशिप उनकी रॉजर बिनी के साथ हुई, फिर मदन लाल के साथ हुआ, आल्सो नॉट टू मच ऑफ अ बैट्समैन, मतलब वो मोस्टली बॉलर जैसे ही खेलते थे, तो वो भी ऑलराउंडर ही माने जाते हैं, बट ऑब्वियसली बैटिंग वाजंट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। उन्होंने भी साथ दिया, 62 रन पार्टनरशिप हुई, फिर एंड में किरमानी के साथ हुई, तो जहां लग रहा था कि नौ नौ रन 4 विकेट में एंड 17 पे 5, वहां से यू गो टू 266, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे अपार्ट फ्रॉम कपिल देव, जो हमारे टॉप बैट्समैन थे, चाहे वो गावस्कर हो गए, श्रीकांत हो गए, महेंद्र अमरनाथ हो गए, हु वाज अ मैसिव प्लेयर, कोई नहीं चला, मतलब इवन यशपाल शर्मा एंड संदीप, these were supposed to be the best batsmen in our team. Even Ravi Shastri had a certain level of potential when it came to batting, वो भी 1 रन पे आउट हो गया करंट कोच। बहुत ही वियर्ड थी। और जो मैंने खुद नोटिस किया है कि जब बाजू में जो बड़ी इनिंग खेली गई है, आपने गांगुली की 183 देख लीजिए, सचिन का 186, या रोहित शर्मा का भी जो आप 264 देखेंगे, दूसरी साइड से कंसिस्टेंट सपोर्ट मिला है। बट ये इनिंग्स नाउ, नॉट ओनली ही प्लेड इट जब बहुत बुरी सिचुएशन में थी, पर ऐसी सिचुएशन में कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे इज 20, नहीं 24, सॉरी, सैयद किरमानी का इज 24। तो आप सोचिए 24 इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर इज 175, तो आप वर्ल्ड क्लास देख रहे हैं। So what do या you want to add to this? Because ये बहुत चीज उनकी इनिंग्स के बारे में बात होती है, बट जो नॉट हाँ। बैट्समैन ने उनको जो सपोर्ट दिया, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखो, मैं वही आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एक्चुअली। सो ही हैज टेकन सम 11 ओवर्स में 32 रन देके 1 विकेट लिया है। मदन लाल और रॉजर बिनी ने 5 विकेट भी लिए हैं, लाइक दोनों ने मिला के, एंड दे हैव बॉल्ड वेरी वेल बिकॉज़ वी हैव वन बाय अप्रॉक्सिमेटली सम 30 रन्स। वो 235 तो उन्होंने भी बनाया, सो इट इज नॉट दैट दे डिडंट कम क्लोज। बाय द वे, सो जिम्बाब्वे ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स एट दैट टाइम, वन ऑफ द स्ट्रांग टीम्स, जो हम नेक्स्ट मैच खेले और हमने फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। So that is how the tournament was. Like Zimbabwe was considered to be a strong team at that time, and they were, और उन्होंने दिखाया भी कि जबकि ऐसी हालत थी, हमारे पूरे टॉप ऑर्डर को निकाल दिया। तो उसके बाद जब ये सब प्लेयर्स आए, जब मदन लाल जी आए, जब रॉजर बिनी आए, और उन्होंने आई मीन काफी स्टेबलाइज किया, और फिर किरमानी जो आप कह रहे हो बैट्समैन थे ही नहीं, वो सिर्फ विकेट कीपर थे, और इतनी अच्छी इनिंग्स खेली जस्ट टू बी विद हिम। सो अगेन, like you are saying, 26 ओवर तक he had reached his 50, और फिर अगले 10 ओवरों में he reached his another 50 with only boundaries. So that is how he was pacing the innings up. So that makes it even, क्योंकि वो जब वो जमाने में खेली गई है, जब ना किसी को आदत थी हिटिंग करने की, जब जब टेस्ट मैचेस ही ज्यादा खेले जाते थे, और everyone was, it was a leisurely time for Indian cricket. No one thought कि sport like cricket could actually become anything, और इसलिए वो I think उसका मायना इतना है, इसलिए उसका नजरिया ऐसा देखा जाता है। और वो टाइम पे मुझे याद है उनका वो जो नटराज शॉट है, जो आई थिंक वो 1983 जो मूवी हमारी बनने वाली है, जिसमें रणवीर सिंह भी वो शॉट खेलते हुए दिखाए गए हैं उसके कवर पे, तो वो काफी फेमस हुआ है, एंड वो उनके लिए काफी जाने जाते थे वो। एंड आई थिंक काफी कॉमेडी स्टोरीज हैं इसके पीछे, बाय द वे। तो कहा जाता है कि आई थिंक एक गार्डियन या कोई तो किसी के कोई जो न्यूज़पेपर है यूके का, उस पर रिपोर्ट की जा रही थी कि वहां पे जो लंच बनता है, तो देयर वाज वन लंच व्हिच हैपेंड राइट इन द गार्डन बिहाइंड द टनबिसवेल स्टेडियम। ठीक है, तो लोग एक्चुअली प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि शुरू कर रहे थे कि भाई हम वहां लंच करें कि हम जाएं बीच पर और जाके खेलें। तो ऐसी कहानियां बाहर आती हैं जब आपको पता चलता है कि यार लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि नो वन एक्चुअली बिलीव्ड कि वी कुड परफॉर्म, और एन इंडियन टीम कुड एक्चुअली कम बैक फ्रॉम
stages like this and forget people. I do think कि ये अंदर जो टीम है, जो 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 बिलीफ होता है, जो एडवर्सिटी को फेस करने का, आजकल बहुत चल रहा है एडवर्सिटी कोशेंट, फेस करने का जो अंदर से जज्बा होता है, वो आई थिंक ये नॉक ने और ये मैच ने दिया. नॉट ओनली द नॉक, आई थिंक द एंटायर मैच और सब, I mean everyone started noticing the team, the players started believing in themselves कि भाई ऐसा कुछ possible है. और I think यही इसका मायना है. तो I do believe कि ये हमेशा से, I don't know what happens in the future World Cups, but definitely this will remain as the turning point in the World Cup win, and this match in particular with everyone will remain the turning point for the sport of cricket in India. आपने बहुत सही पॉइंट्स बोले इसमें. एंड समथिंग इज दैट जो मुझे स्ट्राइक करता है इन कपिल देव, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर इनिंग बट इन द एंटायर वर्ल्ड कप, दैट he was basically, देखा जाए तो he was being very foolish thinking कि इंडिया जीत सकती है when we actually went there. पर उनमें वो पूरा बिलीव था कि नहीं हम जीतेंगे. लोग जो बहुत टीम के मेंबर्स थे उनमें ही बिलीव नहीं था, जितने सीनियर प्लेयर थे. he was pretty young back then, I think he was 23 or 24 when he took over India World Cup. He made us World Cup champions. तो उनमें वो एक अजीब सा पागलपन था कि हम जीत जाएंगे, सो नोइंग कि हम टॉप 5 में भी शायद नहीं आते थे ओवरऑल स्कीम ऑफ. पता नहीं, देयर वाज दिस बिलीफ कि हम जीतेंगे. और पहला हमने मैच खेला वेस्ट इंडीज को, हमने हरा दिया, तो थोड़ा बिलीव बढ़ा. उसके बाद अगेन व्हेन वी केम अगेन जिम्बाब्वे, लगा कि चलो अब तो खत्म हो गया. बट देन अगेन वी बीट देम, बिकॉज पहले फॉर्मेट ऐसा होता था हर टीम को 4-4 टीम्स होती थी हर ग्रुप में, और हर टीम एक दूसरे को 2 बार फेस करती थी, और जो टॉप 2 टीम्स होती थी वो सेमीफाइनल में जाती थी. So it was a very close competition between India and Zimbabwe, because West Indies वो एक ही मैच हारे थे. I think बाकी सारे मैचेस वो जीत गए थे, and they were considered favorites because 75 or 79 वो जीते थे. And go down in the history books that India was the second team to win a World Cup. मतलब पहले 2 वर्ल्ड कप जो हुए थे वो दोनों ऑस्ट्रेलिया जीती थी, एंड जो तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था, the only time, the first time a team other than West Indies won it, and that was India, जो किसी ने अपनी wildest dreams में नहीं सोचा वो टाइम पे. और सबसे important point जो आपने बोला कि it inspired a generation of cricketers. Maybe cricket wouldn't have been the religion it is today had it not been for that team. मतलब बाकी सारी चीजें होती है, बट आप एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हो ना, तो उसका जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है, मतलब वो देख के जितने लोग इंस्पायर होते हैं वो आज तक हो रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सचिन और राहुल की जनरेशन को इंस्पायर किया. अब विराट कोहली ने उनकी जनरेशन को देख के इंस्पिरेशन लिया. अब एक और जनरेशन है जो शायद विराट कोहली को देख के वो करेगी. तो बहुत लोग होते हैं जो मिल के स्पोर्ट को एक लेवल पे पहुंचाते हैं. एंड उसमें अगर हम देखें तो कपिल देव, this inning, because of the importance, because this got us into the semi-final, और वो belief, वो I think सबसे important जो भी world champion बना है किसी भी sport में, be it an individual sport, be it an team sport, belief बहुत जरूरी है. अभी आप अगर फुटबॉल में भी देख लीजिए, जब there have been times जब favorites first round में knockout हो जाते हैं, because मुझे याद है 2002 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, फ्रांस वाली टीम डिफेंडिंग चैंपियन थे और वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो गए थे. सेनेगल या किसी से वो हार गए थे आई थिंक. इट इज नॉट नेसेसरी. स्पेन के साथ बहुत सिमिलर चीज हुई थी आफ्टर दे वन द 2010 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से. बहुत बार होता है कि बिलीफ वाली चीज होती है कि जो टीम शायद कभी नहीं कर चुकी है, पहली बार जा रही है, और गए तो एज ए लेजर थे, बट जैसे जैसे वो टूर्नामेंट आगे बढ़ते गया, मोमेंटम भी बहुत ही क्रेजी चीज होती है. और आई थिंक ये इनिंग्स अगेन मुझे आई जस्ट विश देयर वर सम स्निपेट्स. वो टाइम पे फोन वाले कैमरास होते कि हम कोई जाके उधर रिकॉर्ड कर लेता, बिकॉज वो टाइम पे टेक्नोलॉजी थी नहीं. सो आई मतलब सबसे दुख की बात यही है कि नॉट ओनली दैट, एक्चुअली रेडियो पे कमेंट्री हुई है, तो और रेडियो पे कमेंट्री के स्निपेट्स बीबीसी ने थोड़े दिन पहले, जब उसकी हम 37th एनिवर्सरी है सीमिंगली उसकी, तो उसके स्निपेट्स निकाले थे. अच्छा. जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें, तो रेडियो की थोड़ी बहुत स्निपेट्स हैं जो बीबीसी ने उस दिन थोड़े पब्लिश किए थे. बट अगेन एक जो विजुअल डिलाइट होती वो एब्सोल्युटली be ahead of that time. That innings, if even if someone makes 175 or 138 today,
आप बोलोगे वाओ यार क्या खेला है। और आजकल तो 300-400 रन तो ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब हर सीरीज में एक मैच तो होता ही है जैसे 350 क्रॉस होता है। देयर वेरी फ्यू सीरीज जहाँ नहीं होता आज के डेट। एंड I don't know. I mean, I don't have words for that innings, but just for a few minutes, let us talk about Kapil Dev the player, because ये तो सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्ल्ड कप की बात हो गई, पर जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, बिकॉज सनी गावस्कर का एक बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं, according to him, Kapil Dev was one of the greatest players who's ever played the game because he could win a match with his bowling, he could win a match with his बैटिंग एंड ही कुड विन अ मैच विद हिज फील्डिंग। तो तीनों डिपार्टमेंट से, बिकॉज जो विव रिचर्ड्स का उन्होंने फाइनल में कैच पकड़ा था वो आज भी लोग याद रखते हैं। सो मतलब सम a few words on the entire career, just summing up how good Kapil Dev was. एक्चुअली आई मीन आप वो कह रहे थे तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि उनका कपिल देव की खुद की जो कमेंट्री स्टाइल है उस पर बहुत बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं और काफी लोग काफी उनके बारे में बातें करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना, डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मुश्किल जरूर होगा वैसे वाले, और ऐसे ऐसे कमेंट्स उनके काफी फेमस हुए। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई एम श्योर, आई मीन जैसे आपने भी कहा, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक काफी टाइम तक इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर, वो टाइम पे टेस्ट के हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे, प्लेड इन मल्टीपल वर्ल्ड कप्स। आई थिंक ये वर्ल्ड कप के पहले सिर्फ एक ही मैच जीता था इंडिया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने मैचेस जीतना शुरू किया। तो वो पूरी लीनियज बोलते हैं, पूरी जो जनरेशन है स्पोर्ट की ऑफ क्रिकेट को उन्होंने बनाई। आप बहुत बढ़िया कहते हैं। अभी देखिए आप, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इसलिए ही हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं बिकॉज वो स्पोर्ट में वो जीते हैं, वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अभी हम अभिनव बिंद्रा के बाद वी हैड इवन मोर मार्क्समैन कमिंग आउट फ्रॉम द कंट्री। तो जब ऐसे होता है और जब ऐसा प्लेयर उभर के निकल के आता है, आई थिंक वो जमाने के अगर आप प्लेयर याद करो तो सुनील गावस्कर और कपिल देव ही हैं, जो हम क्या, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बातें करेंगे इनके बारे में। जो ही इज गोइंग टू बी अ जनरेशनल लेजेंड एंड अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स बात करते हैं या सिर्फ वेस्ट इंडियन। आप माइकल होल्डिंग की कमेंट्री काफी टाइम सुने, तब वो कपिल देव की बहुत बड़ाई करते हैं, उनकी स्विंग बॉलिंग की, और और आप देख भी सकते हैं कि हम वो बहुत बड़ा कारण था उनका स्विंग बॉलिंग, जो हमें काफी मैचेस जिताए। इवन 1985 का आई थिंक जो चैंपियनशिप, सुपर चैंपियनशिप जो नाम था, वर्ल्ड चैंपियनशिप सॉरी नाम था, जो सुनील गावस्कर की कैप्टनसी में हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, वो भी उसमें कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक जितने सब बोले जाए बहुत कम है। और हम उनकी बॉलिंग की तो हमने इनफैक्ट बिकॉज ये इनिंग हमने स्पेसिफिकली चूज की है, बट उनकी बॉलिंग was even more influential in terms of how it has impacted the next generation of swing bowlers. आप भुवनेश्वर कुमार को देख लीजिए, प्रवीण कुमार को देख लीजिए, श्रीशांत ने एक बार कहा था कि उनकी बॉलिंग स्टाइल और जो रिस्ट का एक्शन है या रिस्ट की पोजीशन है, ये सब उन्होंने उनसे सीखी है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर आप देखते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस किया है। इनफैक्ट अगर आप याद करो, अनदर थिंग जो हम यहाँ पर भूल रहे हैं, उनका कैच जो 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो उन्होंने विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा है। तो as an entire athlete, if you see, he was a tremendous bowler, no doubt about it, बैट्समैन जिन्होंने काफी मैचेस अपने बलबूते पे जिताए, और वो कैच जो अभी हिस्ट्री बुक्स में जाता है as the catch that made us win the World Cup. So at that level, आपसे तकरीबन 37 years old पुरानी बात है ये, और वो टाइम पे फील्डिंग या रनिंग या कैचिंग पर इतना इम्पैक्ट या इतना कंसंट्रेशन नहीं दिया जाता था, फोकस नहीं होता था, और उसके बावजूद वो खुद इतने अच्छे फील्डर भी थे। सो आई थिंक once in a generational cricketer, I think no doubt about it, ऐसे क्रिकेटर फिर से मिलना, या उनके I would say 60% भी ऐसा क्रिकेटर मिल जाए तो इंडिया would be have a tremendous all-rounder in their hands. नहीं, यही बात है कि आप देखिए कि in spite of what he has achieved, उनके क्लोज भी कोई ऑलराउंडर नहीं आया। बिकॉज अगर आप, इंडियन टीम हैज बीन अ टीम जहाँ पे बहुत अच्छे बॉलर्स रहे, कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह टू एन एक्सटेंड, then Zaheer Khan, they've been top bowlers, they've been top batsmen, there's been Sachin, Sehwag, Ganguly, Dravid,
गावस्कर से लेके वो एरा था, बट देयर हैजंट बीन एन ऑलराउंडर लाइक कपिल देव और इवन क्लोज टू, मतलब लाइक कपिल देव तो चांस ही नहीं है। बट हमारा अगर आप देखें तो इन द पास्ट आई डोंट नो 30-37 जो भी 40 इयर्स है, ऐसा ऑलराउंडर कभी आया ही नहीं है स्पोर्ट में, और वो मेरे लिए काफी अस्टाउंडिंग है। बिकॉज देखिए साउथ अफ्रीका के पास याक कालिस रहा है, देयर बीन अदर टीम, स्टीव वॉर रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, यू नो, हु वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, मतलब गुड इन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। पाकिस्तान हैड इमरान खान विद कपिल देव, आई थिंक उनके पास भी वो लेवल ऑफ ऑलराउंडर्स, वसीम अकरम टू एन एक्सटेंड दोनों कर लेते थे उनकी डबल सेंचुरी भी, बट इंडिया में वो लेवल का ऑलराउंडर आया नहीं। और मुझे बहुत फनी इंसिडेंट याद आ रहा है, हमारे वही फेवरेट विक्रांत सर बैठे थे सुनील गावस्कर के साथ और कहते आपको लगता है हार्दिक पांड्या कपिल देव जैसे हैं? तो वही बोला बॉस, कपिल देव जैसा प्लेयर वापस पैदा नहीं होगा यार, हार्दिक पांड्या को मत कंपेयर कीजिए। Absolutely. And the point is कि हार्दिक पांड्या इज लाइक अ प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर जो हमने इतने टाइम बाद देखा है, बिकॉज हमारे पास वो ऑलराउंडर नहीं आया है एट दिस स्टेज जो दोनों एस्पेक्ट्स में कंफर्टेबल हो। एंड एक और चीज, आप देखिए कपिल देव के बाद कोई कंसिस्टेंटली फास्ट बॉलर, मतलब मीडियम फास्ट बॉलर्स बहुत आए हमारे पास, जहीर खान एंड वो सॉर्ट ऑफ मीडियम फास्ट 135 130 के रेंज में डालते। आई थिंक आशीष नेहरा वाज द नेक्स्ट प्रॉपर बॉलर जो काफी मैचेस भी खेले और जिन्होंने वो लेवल पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग की। और अब जाके करंट जनरेशन है जहां हमारे पास शमी, बुमराह और ऐसे बॉलर्स है जो कंसिस्टेंटली 140 प्लस डाल सकते हैं। अपेरेंटली तब तो स्पीडोमीटर नहीं होते थे, बट कपिल देव यूज्ड टू बॉल एट दो स्पीड्स। तो आप खुद सोचिए कि मतलब इतने साल लग गए टू गेट नॉट ओनली, दोनों एस्पेक्ट्स तो आप भूल ही जाइए, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने वाले तो भूल ही जाइए, उनकी स्पीड पे बॉल करने वाला फास्ट बॉलर भी नहीं मिला है हमें। एंड अगर आप देखें तो इवन इन टेस्ट मैचेस जो भी हमारे बॉलर्स ने विकेट्स जो ज्यादा लिए, कुंबले ने उनको ओवरटेक किया, अश्विन हो गए और हरभजन सिंह हो गए जिनने काफी विकेट्स लिए, ये सारे स्पिनर्स है। देयर हैजंट बीन अ फास्ट बॉलर लाइक ही, एंड ऑलराउंडर तो आप भूल ही जाइए। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ गुड द प्लेयर वाज। Absolutely. उनकी 23 की एवरेज है ओडीआई में और 31 की एवरेज है, यू नो, आई मीन सॉरी 27 की ओडीआई में बॉलिंग एंड 29 की टेस्ट एवरेज एट अ टाइम जब यू नो विकेट्स इतने गिरते नहीं थे, लोग स्लो खेलते थे। तो आई मीन दैट these are just commendable numbers, no doubt. I mean, I remember जो आप वीडियो बात कर रहे हैं, और even when he said that, right at that moment आपको लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, like you never had a contentional thought in your mind, right? आपको लगा हाँ यार, how are you even trying to compare हार्दिक पांड्या with कपिल देव, जबकि हमने कपिल देव को देखा भी नहीं है। हम हमेशा हार्दिक पांड्या को अभी एक्चुअली समझते हैं कि प्रॉमिसिंग है, और वी बिलीव कि हाँ डेफिनेटली देयर इज अ चांस जो यू नो ही कुड try and come near Kapil Paji as such, but I doubt, I mean, anyone who's going to come close to him, or itne time se I think generations like you're saying को इंस्पायर किया है, लाइक प्रभाकर हो गए, श्रीनाथ हो गए, भुवनेश्वर कुमार, जहीर खान, इतने लोग उनको कंसिस्टेंटली मानते जा रहे हैं। और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट, आई मीन द क्रिकेटर फॉर मी यार। आई थिंक इतने टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन हमने देखे हैं। आई एम श्योर ही इज, इनफैक्ट हम ये बोल रहे हैं कि उनको 2002 में विजडन ने इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया था, तो which I think is rightfully the deal. I think तब तक तेंदुलकर भी काफी उभर कर आ चुके थे, and he had started inspiring a generation of his own, but but that is how the deal is. I mean, that's how he became the cricketer for every next generation to look up to. I know. I think this video is not enough. 10 videos or 100 videos, this will never be enough to describe the legend. But just to sum it up, मुझे लगता है कि we just hope कि probably अगले 50 साल में उनका जैसे आपने बोला 50-60% लेवल का भी क्रिकेटर आ जाए, तो इंडियन क्रिकेट will be in very good hands. Because I think the only limitation that India have generally had is the lack of a good all-rounder.
we've always had like a set of good batsmen, हमारे पास अच्छे bowlers रहे हैं, but वो all-rounder जो balance provide करते हैं, जैसे आज की डेट में आप बेन स्टोक्स को देख ले, वो वाला रोल हमें चाहिए अभी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे हार्दिक पांड्या ने कितने मैचेस जीता है, बट अगर आप कपिल देव के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने पता नहीं कितने सारे मैचेस जिताए होंगे क्रॉस ओडीआईज एंड वनडेज। उनका ओडीआईज एंड टेस्ट मैचेस, उनका टेस्ट स्ट्राइक रेट भी 90 से ऊपर का था। तो मतलब वर्ड्स आर नॉट, आई थिंक लेट्स जस्ट अग्री। the only cricketer जिनके 4000 रन और 400 टेस्ट विकेट्स हैं, आई थिंक ऐसे रिकॉर्ड तो आई डाउट। आई मीन यू हैव सीन कालिस, यू हैव सीन जयसूर्या, लाइक दीज आर फ्लिंटॉफ एंड नाउ बेन स्टोक्स। आई मीन 400 विकेट बहुत बड़ी बात होती है यार। आई डाउट कितने प्लेयर्स के हैं अभी तक। सो आई डोंट, सही बात है, आई डोंट थिंक सो वीडियोस, और हम जितने वीडियो करें उतने कम होंगे। एंड द प्लेयर to look out for, like the player I think जो हमेशा generations को inspire करता रहेगा। और just I'm just going to close this conversation right now। और अभी हमने कपिल देव द कैप्टन की तो ज्यादा बात की नहीं है, मतलब अब बात करने के बाद एक इनिंग से उनके थोड़े बहुत just touching we're on the tip of the iceberg। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है उन्होंने एज अ कैप्टन जो अचीव किया। हम गांगुली, धोनी और कोहली और ये सारे कैप्टन्स की बात करते हैं, बट आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन द ग्रेटेस्ट कैप्टन हु एक्चुअली मेड these people want to pick up the ball and play the game। So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, who is watching, and if you really like the video please click on the like button। and अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, we are a channel who do a lot of videos related to sports and we talk about sports directly and indirectly। और भी हम we are trying to work on a lot of other content as well। हम कोशिश करते हैं कि दिन में एक वीडियो हम ड्रॉप कर दें। and if you like what we are doing, we would request you to click on the subscribe button and keep following us। and thank you so much Puneet for joining me। I think बड़ा मजा आया ये डिस्कस करके। and let's just sign out। all right, bye, have a good day। bye, good day।